60,000 से भी अधिक लोगों का पलायन और लमसम 130 लोगों की मौत। क्या मणिपुर घटना को रोकी जा सकती थी? वीडियो खुद ब खुद वायरल हुई थी या उसे वायरल किया गया था? और क्या वाकई मणिपुर हिंसा के पीछे कुकी समुदाय का हाथ है या सिर्फ मिताई समुदाय को हीरो बनाया जा रहा है? और क्या मणिपुर की हिंसा के पीछे म्यांमार का हाथ है? और क्या है मणिपुर में डिवाइड एंड रूल का फंडा? और क्या वाकई में मिताई कम्युनिटी को ज्यादा सपोर्ट की गई है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से? चलिए जानते हैं। 3 मई जब मणिपुर में हिंसा की पहली घटना हुई। मणिपुर हिंसा पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया। With updates from India as the issue of the Manipur violence takes center stage in the Indian Parliament and opposition continues to demand a statement from the Indian Prime Minister. What's been happening in Manipur for a month now has been worrying to say the least. Arson, violence and deadly clashes have been rocking the northeast state. मणिपुर की जो हिंसा है वो किसी से छिपी नहीं है, चाहे देश की संसद भवन हो या देश के मीडिया चैनल, हर जगह ये एक हॉट टॉपिक बनी हुई है और बनने लायक बात भी है, क्योंकि मणिपुर लगातार 3 मई से ही जातीय हिंसा से दहल रहा है, जहाँ पे एक तरफ इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, वहीं उस राज्य से भूमि और विशेष लोगों के दावे और प्रतिदावे भी सामने आए हैं। देखिए, मणिपुर की हिंसा को विस्तृत रूप से जानने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि मणिपुर हमेशा से ही जातीय आधार पर विभाजित रहा है और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। जहां एक तरफ इस हिंसा ने लमसम 60,000 से भी अधिक लोगों को रिफ्यूजी कैंप में शरण लेने के लिए बेबस कर दिया है, वहीं मितई और कुकी समुदाय के संघर्ष ने लमसम 130 लोगों की जान ले ली है। ये मुद्दा तब और गर्मा गया जब एक वायरल वीडियो सामने आई जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई। देखिए, मणिपुर हिंसा को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह था, जिसमें सत्ताधारी पार्टी जो कि भाजपा है, उसके एक विधायक जो कि खुद एक कुकी समुदाय से आते हैं, उन पे भी भीड़ द्वारा जानलेवा हमला की गई। देखिए, मणिपुर हिंसा की विस्तृत जानकारी से पहले आपको मणिपुर की इतिहास जाननी बहुत जरूरी है। अगर पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे मुख्य तौर पे मितई, नागा, चीन कुकी, मिजो जनजाति के सहित कुछ आदिवासियों का घर कहा जाता है मणिपुर को। और अगर आप मणिपुर के मैप को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक फुटबॉल ग्राउंड के रूप में दिखेगा। जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड में 2 चीजें होती है, एक ग्राउंड जहाँ पे प्लेयर्स खेलते हैं और बाकी वो एरिया जहाँ पे ऑडियंस बैठ के देखते हैं। उसी प्रकार अगर आप मणिपुर के मैप को देखोगे तो जो ये एरिया आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो एरिया इम्फल घाटी के रूप से जानी जाती है और बाकी जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है मणिपुर के। अगर इम्फल घाटी की बात करें तो ये 10% कवर करती है टोटल एरिया मणिपुर के, और इसी 10% में अभी के टाइम में मितई समुदाय का वर्चस्व है। वहीं आपको बता दें, मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन के 51% जो पॉपुलेशन है वो मितई समुदाय का है, जो कि हिंदू है, और उसी 51% में से 8% मितई जो है वो मुस्लिम है और मितई पंगल के नाम से जाने जाते हैं मणिपुर में। अब समझने वाली बात ये भी है, मणिपुर के बाकी एरिया के अलावा इम्फल घाटी को ही इम्फल सिटी के तौर पे जाना जाता है, और सिर्फ यही एक एरिया है जिसे सिटी का दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि बाकी जो एरिया है मणिपुर के वो अभी भी विलेज के अंदर ही आते हैं। और क्योंकि ये सिटी है तो ज्यादातर जो डेवलपमेंट के कार्य होते हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो इसी एरिया में आते हैं, और कहीं ना कहीं इसी का मितई समुदाय को फायदा मिलता है, जिसकी वजह से उनका जो वर्चस्व है, सरकारी नौकरी हो या सरकार में, ज्यादा है बाकी समुदाय से, जैसे कि कुकी और मिजो। और ये कहीं ना कहीं बाकी समुदाय जैसे कुकी और नागा हो गया, उनको ये बात खलती है। देखिए, फिलहाल में इम्फल घाटी या यूं कहे इम्फल सिटी को ही मणिपुर का कैपिटल भी घोषित किया गया है। अब एक और चीज आपको बता दें, इस 10% में जहां पे मितई समुदाय का अभी वर्चस्व है, इसी एरिया में ज्यादातर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जो कि मितई समुदाय के हैं वो काफी विकसित भी हैं बाकी समुदाय से, जो कि कुकी, मिजो और आदिवासी लोग हैं। उसके अलावा आपको बता दें, मितई समुदाय को इन्हीं 10% हिस्से में ही बसने का अधिकार है अभी के टाइम में। बाकी एरिया में अभी के टाइम में मितई समुदाय कोई भी जमीन नहीं खरीद सकते। वहीं आपको एक और चीज बता दें, मणिपुर में हिंसा का जो इतिहास है ना, वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से चली आ रही है, क्योंकि 1993 में भी मितई हिंदू और मितई मुस्लिम के बीच में इसी एरिया में हिंसक झड़प दिखी गई थी। वहीं बाकी एरिया की बात करें जो कि पहाड़ी एरिया में आते हैं मणिपुर में, और जिसका लमसम 90% एरिया कवर करती है मणिपुर के टोटल एरिया की, उसमें अभी के टाइम में नागा और कुकी समुदाय का वर्चस्व है, जिसमें लमसम 40% पॉपुलेशन नागा और कुकी समुदाय के रहते हैं। और इस एरिया में मितई समुदाय जमीन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन कुकी और नागा जो समुदाय हैं वो मितई समुदाय के 10% इम्फल घाटी में जमीन भी खरीद सकते हैं और वो वहाँ पे बस भी सकते हैं। देखिए, मणिपुर का जो सीमा है वो बाकी राज्य जैसे नागालैंड, आसाम, मिजोरम और स्पेशली म्यांमार से मिलती है, और स्वतंत्रता से पहले ही और स्वतंत्रता के बाद मणिपुर में जो ट्राइबल्स हैं या यूं कहें कुकी समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाकी देश जैसे म्यांमार हो गया या बांग्लादेश हो गया, वहां से माइग्रेट करके मणिपुर में आके बस गए।
और जो पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य में जहाँ पे कुकी समुदाय पाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके ही म्यांमार से वहाँ पे बसे हुए हैं। देखिए, जो ट्राइबल्स होते हैं वो हमारे और आपकी तरह नहीं सोचते हैं या रहते हैं, क्योंकि हम जनरली जहाँ रहते हैं वहीं हम अपना घर बनाते हैं, हम वहीं नौकरी करना चाहते हैं और हम एक ही जगह में बसना चाहते हैं। लेकिन ट्राइबल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। जब एक जगह की जनजीवन खत्म हो जाती है तब वो माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे वो अपना जीवन व्यापन कर सके। उसी प्रकार मणिपुर में जो अभी के टाइम में ज्यादातर कुकी समुदाय हैं वो कहीं ना कहीं माइग्रेट करके ही वहाँ पे बसे हुए हैं और शुरुआत में ही उन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। देखिए, अब समझने वाली बात यह है कि जो मणिपुर में डर का माहौल था वो उत्पन्न क्यों हुआ था और क्यों मितई समुदाय को एसटी का दर्जा चाहिए था। देखिए, इसके सीधे तार म्यांमार से जुड़ी हुई है, क्योंकि म्यांमार में जब से तख्ता पलट देखने को मिला है सेना के द्वारा, तब से ही अप्रवासी या यूं कहे माइग्रेंट्स जो हैं उनकी इनकम में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है और जिसका सीधा असर मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में देखने को मिली है, क्योंकि अवैध कुकी अप्रवासियों के लिए मणिपुर में पहाड़ी जिलों में बसना बहुत आसान हो चुका है। क्योंकि जो कुकी समुदाय अभी फिलहाल में मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं, उनकी रहने सहने का ढंग, संस्कृति ये काफी तौर पे मिलती जुलती है अप्रवासी कुकी के साथ और वही उनको मदद कर रही है वहाँ पे जबरन जमीन को कब्जा करके बसने में, और जिसकी वजह से घाटी की तुलना में पहाड़ी इलाकों में जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और इसका सबूत 2011 में मिली थी, जब जनगणना के दौरान घाटी की तुलना में पहाड़ी इलाकों में जो पॉपुलेशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली और कहीं ना कहीं ये जो बढ़ोतरी थी वही मितई समुदाय के लिए चिंता का सबक बन गई, क्योंकि उन्हें डर था कि मणिपुर में भी म्यांमार जैसी घटना न दोहराए और मितई समुदाय को गुलाम बन के न रहना पड़ जाए मणिपुर राज्य में कुकी समुदाय और बाकी समुदाय के लिए। देखिए, अब आपके दिमाग में भी एक सवाल जरूर उत्पन्न हो रही होगी कि ये जो जबरन अतिक्रमण की जा रही है अप्रवासी कुकियों के द्वारा, क्या सरकार को इस बात का कोई भी अपडेट नहीं है, और अगर अपडेट है तो सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है। हाल ही में सरकार ने एक कुकी गांव को साफ कर दिया, यानी कि खाली करवा दिया, ये कहते हुए कि वो जबरन अतिक्रमण है सरकारी वन क्षेत्र पे। उसके अलावा मणिपुर सरकार की पहाड़ियों से अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वहां से निकालने की योजना भी लाई गई है। साथ ही सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा सरकार के द्वारा एनआरसी के प्रस्ताव लाना भी कहीं ना कहीं मणिपुर के हिंसा में अपना योगदान दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा उत्पन्न क्यों हुई। देखिए, इसका सीधा तार उस आदेश से जुड़ा हुआ है जो कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य के सत्ताधारी पार्टी यानी कि भाजपा सरकार को दी, जिसमें यह कहा गया कि मितई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे। और इसी आदेश के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने बुधवार को एक आदिवासी एकजुटता मार्च निकाली थी और जिसके दौरान पहली बार मणिपुर में हिंसा उत्पन्न हो गई। अब इस हिंसा के पीछे क्या कारण थे वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, ये जो मार्च है वो मुख्य तौर पे नागा, कुकी और कुछ आदिवासियों के द्वारा निकाली गई थी और इसी के दौरान कुछ उपद्रवी लोगों ने मितई समुदाय के लोगों पे हमला कर दिया। अब स्वाभाविक था उसके पलटवार तो होने ही थे। उसी प्रकार मणिपुर में मितई समुदाय ने भी पलटवार किए और जिसकी वजह से मणिपुर की जो हालात है वो बहुत बिगड़ गई और उसकी वजह से घाटी में एक बड़े लेवल पे हिंसा भड़क गई। अब एक और चीज आपको समझने वाली बात है कि मितई समुदाय को एसटी का दर्जा प्राप्त करने से बाकी समुदाय और स्पेशली कुकी समुदाय के बीच में इतना डर का माहौल है क्यों। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि मितई समुदाय अभी के टाइम में इम्फाल सिटी में बसे हुए हैं और जितने भी डेवलपमेंट की जाती है सरकार के द्वारा या जितने भी प्रोजेक्ट्स आती है वो ज्यादातर इसी एरिया में आती है, जिसका फायदा मितई समुदाय को कहीं ना कहीं मिलता है बेटर प्रतिनिधित्व करने में, सरकारी नौकरी हो या सरकार में। और इसी की नाराजगी कहीं ना कहीं कुकी और बाकी समुदाय के बीच में है। देखिए, जहां कुकी समुदाय को अभी फिलहाल में चुनौती मिल रही है मितई समुदाय से, क्योंकि उनका बेहतर प्रतिनिधित्व है सरकार और सरकारी नौकरी में, और तब जब मितई समुदाय को अभी के टाइम में एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है, लेकिन जब मितई समुदाय को ये दर्जा मिल जाएगा तब न केवल मितई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद पाएंगे, बल्कि जो प्रतिनिधित्व अभी के टाइम में उनकी सरकारी नौकरी और सरकार में है वो भी बढ़ जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी बात का डर कुकी समुदाय के बीच में है। अब एक और चीज आप समझ लीजिए, मितई समुदाय जो है वो एसटी का दर्जा प्राप्त क्यों करना चाहते हैं। देखिए, मितई समुदाय का ये कहना है कि उनको गलत तरीके से अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर रखा गया है, क्योंकि जब 1948 में मणिपुर भारत का हिस्सा बनी थी
तब सरकार ने मितई लोगों को आदिवासी के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि वो बहुत पहले हिंदू धर्म को मान लिए थे। देखिए उस समय यानी कि 1948 में मणिपुर में मितई समुदाय को कोई भी शिकायत नहीं हुई कि उन्हें सामान्य सूची में रखा गया है सरकार के द्वारा, और उन्होंने इसके किसी भी तरह से एलिगेशन नहीं उठाया। लेकिन मंडल आयोग के बाद मितई समुदाय को ओबीसी का दर्जा दे दिया गया और उसी के खिलाफ एसटी का दर्जा पाने के लिए मितई समुदाय ने 2012 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। अब जैसा कि हमने कहा था कि मितई समुदाय एसटी का दर्जा प्राप्त क्यों करना चाहते हैं, देखिए हमने पहले भी कहा था कि मितई समुदाय के पास सिर्फ 10% एरिया है मणिपुर में बसने के लिए, बाकी जो 90% की एरिया है वो कुकी और नागा के लिए अभी तक है। लेकिन अगर एसटी का दर्जा मणिपुर में मितई समुदाय को मिल जाता है तो वो बाकी एरिया जो कि 90% एरिया है पहाड़ी, उसमें भी जाके बस सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो तख्ता पलट की घटना हुई है म्यांमार में, उसकी भी प्रभाव मणिपुर में मितई समुदाय के ऊपर में पड़ा हुआ है और उनमें भी एक खौफ का माहौल है कि आने वाले समय में मणिपुर में भी सेम दुर्घटना ना घट जाए। देखिए एक और मुद्दा है जो कि मणिपुर में मितई समुदाय को डर का एहसास दिलाती है। जैसा कि हमने कहा था कि मणिपुर की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है और म्यांमार को पोस्ता की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए विख्यात रूप से जानी जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि पोस्ता है क्या और इसका यूज क्या होता है। हेरोइन मत बोल, पुड़िया बोल, पुड़िया। देखिए पोस्ता जो है वो हेरोइन और कई नशीले पदार्थ में यूज की जाती है उसे बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं मणिपुर की पहाड़ी इलाकों में इसका बड़े जोर शोर से खेती की जा रही है जो कि नशीले दवाओं के व्यापार को बढ़ावा देने में मदद कर रही है और वहां पे रहने वाले आदिवासी समूहों के लिए ये एक इनकम का सोर्स है। हालांकि सरकार ने इस पे भी ज्ञान लिया और पहाड़ी जिलों में हजारों एकड़ की अफीम की खेती को नष्ट कर दिया था। देखिए एक और चीज समझ जाइए, हालांकि कुकी समुदाय के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है कि ये हिंसा के पीछे सिर्फ मितई समुदाय को एसटी का दर्जा देना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी योजनाएं जो कि कुकी समुदाय के जबरन अतिक्रमण को हटाने के पीछे की जा रही है वो भी अपना योगदान इस हिंसा के पीछे दी है। अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि जो मणिपुर में हिंसा उत्पन्न हुई है वो एक एग्जाम्पल के तौर में आप ले सकते हैं बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों से जिसमें मैदानी और पहाड़ियों के बीच में झड़प होती आ रही है। देखिए मणिपुर की जो हिंसा का इतिहास है वो अभी से नहीं बहुत पहले से चली आ रही है और ब्रिटिश कहीं ना कहीं इसी का इस्तेमाल करते थे फूट डालो और राज करो नीति के तहत, जिसके तहत वो पहले तो फूट डालते थे अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, उसके बाद एक कमेटी का गठन करके ये दिखाते थे कि वो उनकी बात सुन रहे हैं और यही सारी चीजें उनको मदद करती थी सत्ता में बने रहने के लिए और लोगों पे हुक्म चलाने के लिए। और कहीं ना कहीं मणिपुर की जो मौजूदा पार्टीज हैं या देश के जो पार्टीज हैं वो इसी नीति को अपनाते हैं मणिपुर में राज करने के लिए या सत्ता में वापस आने के लिए। देखिए इतना डिटेल जानने के बाद अब मेरे जैसे आपके दिमाग में भी एक उत्सुकता आई होगी कि जो मौजूदा समय में जो सीएम है मणिपुर के वो किस समुदाय से आते हैं। हालांकि इसका जो सीधा आंसर है वो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद हमें कुछ डिटेल हाथ में आई जो कि हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। मौजूदा समय में जो सीएम मणिपुर में है जो कि बीरेन सिंह है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हिंगेंग सीट से चुनकर आए हैं। और हिंगेंग सीट की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें से लमसम 85% जो जनता है वो हिंदू समुदाय को मानते हैं। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि मितई कम्युनिटी जो है वो ज्यादातर हिंदू है। बाकी आप समझदार हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कम्युनिटी से बीरेन सिंह चुन के आए हैं। अंत में एक और चीज आप समझ जाइए कि जिस कांग्रेस पार्टी के द्वारा मणिपुर के हिंसा पे लगातार सरकार से सवाल पूछी जा रही है और लगातार उन पे हमले किए जा रहे हैं, उन्हें अपने गिरीबान में भी झांक के जरूर देखनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, जो कि वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन उनको ये बात भी समझनी चाहिए कि 70 साल में उन्होंने पूरी तरह पूर्वोत्तर को दिल्ली से काट दिया और ना ही कोई डेवलपमेंट की गई और ना ही शांति बहाल की जा सकी। और उसका सीधा एग्जाम्पल आप असम को मान सकते हैं। वहीं उसके तुलना में अगर एनडीए सरकार की बात करें, जिनकी प्रतिनिधित्व अभी बहुत अच्छी है, उनके द्वारा वहां पे डेवलपमेंट भी की गई और काफी हद तक शांति को बहाल करने में भी वो कामयाब हुए। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप हमारे कंटेंट को पसंद किए हैं और उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और चैनल पे यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।